सबसे पहले देखिए आपका 12th क्लास का जो फिजिक्स है, ठीक है, उसमें आपको हम सबसे पहले समझाते हैं उसका सिलेबस क्या है, क्योंकि बिना सिलेबस का पढ़ना बहुत डेंजर है। ठीक है, सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले ऊपर में लिखिएगा सिलेबस कि कौन चैप्टर से कितना नंबर का क्वेश्चन आएगा 12 का फिजिक्स से। क्लियर दिख रहा है ना सबको? देखिए कविता। यस सर। देखिए 3 तो कॉलम बनाइए, तो लेफ्ट साइड में लिखिएगा यूनिट, फिर इधर लिखिएगा नेम ऑफ चैप्टर्स, इधर लिखिएगा मार्क्स। टोटल आपका जो 12 क्लास का फिजिक्स में जो टोटल आपका यूनिट्स है वो टोटल 10 यूनिट है। ठीक है, और जो टोटल मार्क्स आपको थ्योरी में इसका 2 होगा, एक होगा थ्योरी, एक होगा प्रैक्टिकल। थ्योरी में आपका 70 मार्क्स का पूछा जाएगा और प्रैक्टिकल होता है आपका 30 नंबर का। टोटल कितना होगा? टोटल होगी आपका 100 मार्क्स। जो इसका सबसे पहला यूनिट है उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इससे आपका लगभग 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, 12 का बोर्ड एग्जाम में इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर से। इसका जो सेकंड यूनिट है इसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, और इससे आपका क्वेश्चन पूछा जाता है 7 नंबर का। ठीक, अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या? इलेक्ट्रो मतलब होता है चार्ज, स्टैटिक मतलब होता है रेस्ट। जब आपका चार्ज रेस्ट में रहता है उसका जो जो प्रॉपर्टी होता है उसको सारा को स्टडी करेंगे हम लोग यूनिट नंबर 1 में, और जब चार्ज मोशन में होगा उस पूरे को स्टडी करेंगे इसमें यूनिट नंबर 2 में, करंट इलेक्ट्रिसिटी में। इसका वेटेज कितना है? 7 नंबर। जो आपका थर्ड यूनिट है उसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, और इसका जो वेटेज है ये भी तकरीबन आपका 8 नंबर का पूछा जाता है आपका बोर्ड एग्जाम में। अगला देखिए फोर्थ नंबर जो यूनिट है आपका, इसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो कुछ कुछ आप लोग 10 क्लास में पढ़े हैं, फैराडेज लॉ वगैरह। ठीक है, एंड इसमें और एक चैप्टर है अल्टरनेटिंग करंट, जिसको शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं कविता? एसी करंट, अल्टरनेटिंग करंट। और ये इसमें 2 चैप्टर है आपका इस यूनिट के अंदर में, और इसका जो वेटेज है वो आपका टोटल इसमें लगभग 8 नंबर का क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा। अगला जो आपका यूनिट है 5th नंबर यूनिट, ये बहुत ही बेसिक सा, बहुत ही छोटा सा यूनिट है। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं अदिति? EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और इसका वेटेज भी बहुत कम है, इसका 3 नंबर का क्वेश्चन। ये 2-3 क्लास में चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा अच्छा से। ठीक है, 6 नंबर का जो यूनिट है इसका नाम है ऑप्टिक्स, और इस ऑप्टिक्स का 2 ब्रांच है। एक को हम लोग बोलते हैं रे ऑप्टिक्स और एक को हम लोग बोलते हैं वेव ऑप्टिक्स। जो आपका रे ऑप्टिक्स है ना, इसमें आपका लाइट के बारे में उसका जितना भी आप लोग 10 क्लास में जो जो प्रॉपर्टी पढ़े थे वो सारा इसमें पढ़ाया जाएगा, और वेव ऑप्टिक्स आपके लिए नया होगा। ठीक है, तो रे ऑप्टिक्स का वेटेज तकरीबन 8 नंबर का होता है और वेव ऑप्टिक्स का वेटेज लगभग 6 मार्क्स का होता है, और ये दोनों मिला के इस पूरा यूनिट से कितना नंबर कवर करता है? 14 नंबर। ठीक, अगला जो आपका 7th नंबर यूनिट है इसका नाम है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, और इसका जो वेटेज है बहुत ज़्यादा नहीं है इसका भी वेटेज, इसका आपका वेटेज है लगभग 4 नंबर के आसपास। अगला जो आपका 8 नंबर यूनिट है, टोटल 10 यूनिट है इसमें। ठीक है, अगला जो 8 नंबर यूनिट है वो है एटम्स एंड न्यूक्लियाई, जो आपका 11 क्लास का केमिस्ट्री में भी था, थोड़ा थोड़ा नया चीज मिलेगा। एटम्स एंड न्यूक्लियाई, इसमें आपका 6 मार्क्स का वेटेज इस चैप्टर का रखा गया है। अगला जो 9th नंबर यूनिट है इसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस,
इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इसका जो वेटेज है वो आपका 7 नंबर के आसपास रहता है इसका वेटेज। और लास्ट जो आपका 10th नंबर यूनिट, इसको बोलते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन सिस्टम, इसका वेटेज है आपका 5 नंबर के आसपास। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा पूरा चैप्टर को, मतलब सारा यूनिट को, तो सबसे अधिक जो यूनिट का मार्क्स है वो आपका इसी में है। किसमें? ऑप्टिक्स में। ठीक है, कितना नंबर है आपका? टोटल 14 नंबर का क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा। अच्छा, जब सबको जोड़िएगा थ्योरी को, अभी आपको बोले कितना का थ्योरी होगा? 70 का। यहाँ लिख के रखिए कि जो थ्योरी का जो आपको लिख कर नंबर लाना है, कितना? 70 में लाना है, 70 नंबर लाना है। और प्रैक्टिकल कितना का होगा? 30 का। दिस इज फॉर प्रैक्टिकल। टोटल मार्क्स कितना हो गया? 100 मार्क्स। तो ये आपका पूरा फिजिक्स का पेपर हो गया। समझे जानकी? देखिए, अदिति, कविता, प्रिया, अपर्णा, आराध्या, ठीक है। हाँ, 30 का आपको थ्योरी का एग्जाम होगा और आपका प्रैक्टिकल का कितना, सॉरी 70 का आपका थ्योरी का एग्जाम होगा और प्रैक्टिकल का 30 नंबर इसमें रहेगा। अच्छा, क्वेश्चन का जो पैटर्न अभी तक देखा गया है वो आपका, अगर एक बार में एग्जाम होता है तो इस बार एक ही बार में एग्जाम होगा। अभी से वो तो लॉकडाउन में 2 बार एग्जाम हुआ था, टर्म 1 टर्म 2 करके, अभी तो एक ही बार में होगा। तो इसमें आपका 15 एमसीक्यू क्वेश्चन भी पूछेगा। ठीक है, इसमें आपका कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आएगा और बाकी जनरली 15 नंबर का एमसीक्यू क्वेश्चन होता है, 15 मार्क्स का। और बाकी क्या रहेगा? बाकी आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन सब रहता है। ठीक है, तो 15 मार्क्स के आसपास रहता है एमसीक्यू और सब बाकी सब्जेक्टिव रहेगा। तो बहुत ही आसान रहता है, बहुत भारी चीज नहीं है। अब सुनिए, इसमें किसको शुरू करेंगे हम लोग? तो ये सारा टॉपिक आपके लिए कुछ कुछ नया है। ये सब तो हालांकि कुछ कुछ 10 क्लास में पढ़े हैं, लेकिन सबसे जो ज्यादा नंबर का वेटेज है आपका, जो आपका ऑप्टिक्स में है, तो आज हम लोग ऑप्टिक्स को शुरू करते हैं। इसको शुरू इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसका 2 कारण है। पहला, सबसे ज्यादा नंबर कवर करता है। दूसरा, इसका लिंक भी आपका है कहां पर? 10 क्लास में। तो इसको समझने में भी आपको बहुत सुविधा होगा। समझे प्रिया? इसलिए यूनिट नंबर 6 को इसको शुरू करते हैं। किसको? रे ऑप्टिक्स को। तो अलग पेज में जाकर हेडिंग लिखिएगा या 2 लाइन छोड़ के नीचे लिखिएगा ऑप्टिक्स। नीचे लिखिएगा हेडिंग क्या? ऑप्टिक्स। इसमें कौन सा ऑप्टिक्स शुरू कर रहे हैं हम लोग? रे ऑप्टिक्स। अच्छा, ऑप्टिक्स का मतलब क्या? ऑप्टिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ लाइट। स्टडी ऑफ लाइट। ऑप्टिक्स जो है फिजिक्स का उस ब्रांच को बोला जाता है जिसमें हम लोग लाइट का स्टडी करते हैं, उसको क्या बोलेंगे? ऑप्टिक्स बोलेंगे। ठीक, तो जल्दी से बोल दीजिए जानकी, लाइट से क्या समझते हैं? कविता, व्हाट इज लाइट? बोलिए। लाइट एक, हाँ बोलिए। प्रकाशिक तरंग है। हाँ, वेरी गुड। लाइट एक वेव है, तरंग है। ठीक है, और कैसा तरंग है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है, जो आपको देखने के लिए हेल्प करता है, जो हम लोग को विजन का सेंसेशन प्रोवाइड करता है, क्रिएट करता है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? लाइट बोलेंगे। और लाइट एक एनर्जी का भी रूप है। देखिए, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक wave which create the sensation of vision। सेंसेशन का मतलब होता है संवेदना, जो देखने की संवेदना प्रदान करता है। ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम लोग क्या बोलेंगे? लाइट बोलेंगे। अच्छा, हम लोग जिस लाइट को देखते हैं वो आपका विजुअल लाइट होता है। तो फुल स्टॉप देके लिखिएगा, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड विजुअल लाइट। ठीक, अच्छा सुनिए, हम लोग जिस लाइट को देखते हैं उसका जो वेवलेंथ होता है, मतलब वायलेट से लेके जो आपका रेड कलर है, उसका जो वेवलेंथ होता है वो आपका 400 नैनोमीटर से 760 नैनोमीटर तक होता है। ठीक है, तो नीचे लिखिए, द रेंज ऑफ वेवलेंथ of the visible light is from
400 नैनोमीटर टू 760 नैनोमीटर। ये तो नैनोमीटर में है, इसको अगर हम लोग चाहे तो एंगस्ट्रॉम में भी लिख सकते हैं। क्या लिखिएगा? और 4000 एंगस्ट्रॉम, ये एंगस्ट्रॉम का सिंबल है कविता, टू कितना 7600 एंगस्ट्रॉम। और याद रखिएगा आपका नैनोमीटर जो होता है, 1 नैनोमीटर में कितना मीटर? बढ़िए, 10 का पावर -9 मीटर। -9 वेरी गुड। और 1 एंगस्ट्रॉम में कितना मीटर? 10 का पावर -10 -10 याद रखिएगा। ठीक है, तो जैसे आपका मान लीजिए, आपको आगे हम पढ़ाएंगे स्पेक्ट्रम के बारे में, तो जब ये प्रिज्म में 10 क्लास में पढ़े होंगे कुछ कुछ, और आगे पढ़ाएंगे भी, जब इस प्रिज्म में आप व्हाइट लाइट को ऐसा करके फॉल कराइएगा तो ये क्या होगा, यहाँ से 7 कलर्स बन के निकलेगा ऐसे करके। सबसे नीचे वायलेट, सबसे ऊपर में क्या? रेड। तो वायलेट का जो वेवलेंथ होता है वो यही वाला होता है, कितना? 4000 एंगस्ट्रॉम, 4000 एंगस्ट्रॉम। और रेड का कितना होता है? लगभग 7600 एंगस्ट्रॉम। तो नीचे से ऊपर जैसे ये बढ़िएगा, आपका वेवलेंथ क्या होगा? बढ़ेगा। ये आपको अच्छा से पढ़ना भी है, स्पेक्ट्रम का टॉपिक में आपको डिटेल में हम समझाएंगे, ये बताएंगे उसको, याद रखिएगा। अब सुनिए, ये जो लाइट है हम लोग का, लाइट का कुछ कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी देखने को मिलता है। पहला क्या प्रॉपर्टी है कि लाइट जब भी चलेगा हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलेगा। तो नीचे लिखिए सम बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, सम बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ क्या? लाइट। देखिए, सबसे पहला प्रॉपर्टी बोलता है कि लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, लाइट स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रेवल करता है। स्ट्रेट लाइन पाथ लिख दीजिए, स्ट्रेट लाइन पाथ। नंबर 2 पॉइंट क्या है? देखिए, लाइट जिस रास्ता से ट्रेवल करेगा, जिस पाथ से जाएगा, उस पाथ को हम लोग क्या बोलते हैं अदिति? रे ऑफ लाइट। जैसे मान लीजिए ये आपका वो रास्ता है जिसमें लाइट ट्रेवल कर रहा है, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? दिस इज योर रे ऑफ लाइट। तो नीचे लिख दीजिए दिस इज रे ऑफ लाइट। तो रे ऑफ लाइट ऐसे होता क्या है? डिफाइन कीजिए। द पाथ, वो रास्ता जिसमें लाइट ट्रेवल कर रहा है, द पाथ थ्रू विच लाइट ट्रेवल्स, द पाथ थ्रू विच light travels is called ray of light, is called ray of light। वो रास्ता जिसमें लाइट ट्रेवल करता है उसी पाथ को हम लोग क्या बोलते हैं? रे ऑफ लाइट बोलते हैं। क्लियर है अयोध्या? हाँ सर। ठीक है, आप सुनिए, कभी कभी जो लाइट है वो एक ठो रे ऑफ लाइट नहीं जाता है, गुच्छा में जाता है। जैसे ये एक रे ऑफ लाइट जा रहा है, ये एक रे ऑफ लाइट जा रहा है, ये एक रे ऑफ लाइट जा रहा है, ये एक रे ऑफ लाइट जा रहा है। तो जब आपका रे ऑफ लाइट ऐसे गुच्छा में जाएगा, झुंड में जाएगा, उसी झुंड को हम लोग क्या बोलते हैं कविता? दिस इज कॉल्ड एज बीम ऑफ लाइट। क्या बोलेंगे ऋतिक? बीम ऑफ लाइट। डिफाइन कीजिए इसको नीचे। द बंडल ऑफ लाइट रेज, the bundle of light rays is called क्या? beam of light। लाइट जब एक गुच्छा में जाएगा उसी को क्या बोला जाएगा? बीम ऑफ लाइट। जानकी क्लियर है? अदिति, प्रिया, देखिए आप सुनिए, ये जो लाइट है, ये लाइट किसी भी मीडियम में जा सकता है, लेकिन इसका जो वेलोसिटी होता है वो सबसे ज्यादा कौन सा मीडियम में होता है? किसमें होता है? आंसर है वैक्यूम में। किसमें? वैक्यूम में। और कितना होता है कविता वैक्यूम में लाइट का स्पीड? या लाइट का वेलोसिटी 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लिखिए पॉइंट नंबर 3 में इसको। लाइट कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, लाइट जो है वैक्यूम से भी ट्रेवल करता है। लाइट कैन travel through vacuum and its velocity is maximum
in vacuum which is equal to 3 into 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और इसका सिंबल क्या है? C, स्मॉल c लिख दीजिए। एंड इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल c। तो नीचे लिखिएगा देयरफॉर स्पीड ऑफ लाइट जो वैक्यूम में होता है c, जिसका सिंबल है क्या होगा? 3 इंटू 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक, याद रखिएगा। अगला चीज सुनिए, लाइट जब तक एक ही मीडियम में चलते रहेगा तब तक उसका जो वेलोसिटी है वो आपका कांस्टेंट रहेगा। लेकिन जैसे लाइट मीडियम चेंज करेगा, मतलब एयर से वाटर में जाएगा, वाटर से ग्लास में जाएगा, ग्लास से डायमंड में जाएगा, उसका स्पीड मतलब जिसका जो वेलोसिटी है वो आपका क्या होगा? चेंज होगा। लाइट का स्पीड एक मीडियम में तो कांस्टेंट है, सेम रहेगा, लेकिन जैसे ही लाइट आपका मीडियम चेंज करेगा, एयर से वाटर, वाटर से ग्लास, ग्लास से डायमंड, अगर मीडियम चेंज करेगा उसका स्पीड क्या होगा? चेंज करेगा, उसका वेलोसिटी चेंज करेगा। लेकिन उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो मीडियम चेंज करने के बावजूद भी चेंज नहीं होता है। फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट, आपका चाहे लाइट कहीं पर भी जाए, कितना भी मीडियम चेंज करे, हमेशा उसका फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा? आंसर है कांस्टेंट रहेगा। तो नीचे लिखिए, वेलोसिटी ऑफ लाइट चेंजेज फ्रॉम मीडियम टू मीडियम। Velocity of light changes from medium to medium, but its frequency does not change. Does not, लेकिन इसका फ्रीक्वेंसी जो होता है लाइट का वो आपका चेंज नहीं करता है। क्लियर है राधा? हाँ सर। आगे सुनिए, अगला क्या है? 5 नंबर पॉइंट आपका, कि जब लाइट कोई सरफेस में गिरता है, जैसे ये आपका मान लीजिए कोई सरफेस है, ठीक, और यहां पर लाइट ऐसे आकर टकरा के गिरा है। अब जब लाइट किसी सरफेस में फॉल करता है तो यहां पर 3 पॉसिबिलिटी है। या तो लाइट उसी मीडियम में लौट के चला जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। या तो क्या होगा? सरफेस जो है वो लाइट को पूरा एब्जॉर्ब कर लेगा यहां पर, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। या तो क्या होगा? लाइट जो है सेकंड मीडियम में चला जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रांसमिशन ऑफ लाइट। और यही ट्रांसमिशन क्या कहलाता है? आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जिसको जानकी क्या बोलते थे? प्रकाश का अपवर्तन। ये प्रकाश का परावर्तन है, ये एब्जॉर्प्शन है। अगर यहाँ एब्जॉर्ब हो जाएगा लाइट और अगर इधर जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे? प्रकाश का परावर्तन, मतलब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जिसको हम लोग बोलचाल की भाषा में ट्रांसमिशन ऑफ लाइट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो जब भी लाइट आके किसी में टकराएगा, ये 3 फेनोमेनन आपको देखने को मिलता है। तो नीचे लिखिए, व्हेन लाइट इंसिडेंट ऑन ए सरफेस, when light incident on a surface, then 3 phenomena may occur. नंबर 1 फेनोमेनन ए नंबर देके लिखिए, ये है रिफ्लेक्शन। अगला क्या है? एब्जॉर्प्शन। एंड नंबर सी क्या है? ट्रांसमिशन। याद रखिएगा। आई थिंक क्लियर है सबको? देखिए अपर्णा, हाँ सर। ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं किसको? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो हम लोग 10 में पढ़े भी है। ठीक है, तो आखिरकार ये रिफ्लेक्शन का मतलब क्या? बोलिए जल्दी से। प्रकाश का परावर्तन मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? जल्दी। जब लाइट एक मीडियम से आके टकराएगा और वापस उसी मीडियम में लौट के चला जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए, पहले हेडिंग लिखिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। साउंड आ रहा है ना कविता? अदिति? हाँ, देखिए डिफाइन कीजिए। व्हेन ए रे ऑफ लाइट, फिर डायग्राम भी बनाएंगे। व्हेन ए ray of light
incident on a reflecting surface, incident on a reflecting surface and it returns to the same medium, and it returns to the same medium, then such phenomenon of light, then such phenomenon of light is called रिफ्लेक्शन ऑफ क्या, लाइट। समझिए इसका मतलब क्या, देखिए जैसे ये आपका कोई प्लेन मिरर है इस टाइप से, इसका ये कलरिंग वाला सरफेस है और इसका टॉप सरफेस कैसा है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। कोई रे ऑफ लाइट आपका ऐसे आके यहाँ पर टकरा रहा है और टकराने के बाद वो इधर नहीं घुस रहा है, इधर ही लाइट अगर मीडियम चेंज नहीं होता, मतलब अगर यहाँ पर ये मिरर ठो नहीं रहता तब तो लाइट ऐसे चला जाता, लेकिन ऐसे नहीं जा पा रहा। क्या हो रहा है, वो टकराने के बाद जिस मीडियम से आया था उसी मीडियम में वापस लौट के जा रहा है। तो इस पूरा फेनोमेनन को हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। व्हेन ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट आके टकराता है ऑन ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर एंड इट रिटर्न्स टू द सेम मीडियम, जिस मीडियम से आया था उसी मीडियम में लौट के चला जाता है, देन सच फेनोमेनन ऑफ लाइट इज कॉल्ड क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब सुनिए, ये जो रे ऑफ लाइट है अगर इसका नाम देंगे तो क्या होगा, ये मान लीजिए पॉइंट P है, ये मान लीजिए पॉइंट Q है, ये मान लीजिए पॉइंट R है, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस का नाम मान लीजिए A है, ये वाला पॉइंट B है। तो ये जो रे ऑफ लाइट आके टकरा रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। नीचे लिखिएगा हियर, हियर PQ बराबर इंसिडेंट रे। जो रे ऑफ लाइट टकराने के बाद वापस उसी मीडियम में लौट के आ रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं दीदी, QR इज कॉल्ड व्हाट, भूल गए जी, क्या बोलते हैं आप, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। और इस सरफेस को क्या बोलेंगे, AB वाला सरफेस को रिफ्लेक्टिंग सरफेस, AB इज कॉल्ड क्या, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब एक चीज सुनिए, ये जो पॉइंट Q है, ठीक है, पॉइंट Q को क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। लिखिएगा पॉइंट Q। पॉइंट Q का मतलब क्या, इंसिडेंट रे मिरर पे आके जिस पॉइंट पे टकराता है उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो पॉइंट Q इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और अगर हम लोग इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के ऊपर एक परपेंडिकुलर डालेंगे जिसको हम लोग नॉर्मल बोलते हैं, तो ए परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड एज क्या, नॉर्मल। तो इसका नाम दे दीजिए, दिस इज पॉइंट N1, दिस इज द पॉइंट N2। तो N1 N2 को क्या बोलेंगे, नॉर्मल बोलेंगे। किसके ऊपर डाला गया, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के ऊपर। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, इंसिडेंट रे मिरर पे आके जिस पॉइंट पे टकराता है उसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो लिखिएगा यहां पर N1 N2 क्या, नॉर्मल ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक, अब सुनिए, ये आपका नॉर्मल है पॉइंट ऑफ इंसिडेंट में, ये आपका इंसिडेंट रे है, इसके बीच का जो ये वाला एंगल तो होता है दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। सिंबल क्या है, I। ये आपका नॉर्मल है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस में, ये आपका रिफ्लेक्टेड रे है, इसके बीच का जो ये वाला एंगल होता है दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R। सो व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। What is angle of reflection? The angle between reflected ray and the normal at the point of incidence. और एक एंगल होता है, देखिए कौन सा, ये जो लाइट है अगर ये मिरर नहीं मिलता सीधा चला जाता, अगर मिरर मिला है तो जो लाइट आपका ऐसे आ रहा था उसको मिरर इतना से मोड़ करके इधर ले जा रहा है,
तो क्या हो रहा है, ये लाइट इतना से डेविएट कर रहा है। तो कितना डेविएट कर रहा है ना, इतना डेविएट कर रहा है। तो दिस एंगल इज कॉल्ड क्या, एंगल ऑफ डेविएशन, जिसका सिंबल क्या है, डेल्टा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल। एंगल ऑफ डेविएशन, जो ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे था और जो रिफ्लेक्टेड रे है उसके बीच का एंगल क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ डेविएशन, जिसका सिंबल क्या है, डेल्टा। क्लियर है कविता, देखिए जानकी, ठीक जानकी। हाँ देखिए, इसको लिखिए, इस एंगल को कैसे लिखेंगे, पी क्यू एन वन। तो लिखिएगा एंगल पी क्यू एन वन, दिस इज क्या, एंगल आई, विच इज कॉल्ड एज क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अच्छा ब्रैकेट में क्या होता है, लिख दीजिए, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। नॉर्मल भी कहां खींचना है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के ऊपर। एंगल दूसरा कौन सा है, N1 क्यू आर, N1 क्यू आर, इसको क्या लिखेंगे, एंगल आर। क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये कौन सा एंगल होता है, एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। लिखिएगा, दिस इज एंगल बिटवीन, दिस इज एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। और याद रखिएगा, नॉर्मल कहां पर ड्रॉ करना है दीदी, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के ऊपर। समझ पा रहे हैं दीदी, बोलिए। हाँ सर। ठीक है, और नीचे लिख दीजिए डेल्टा। डेल्टा का मतलब क्या, ऐसे लिखिएगा, एंगल डेल्टा। डेल्टा का मतलब है जो ये वाला एंगल है, ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे जो आना चाह रहा था उससे कितना मुड़ के जा रहा है। तो लाइट आपका ऐसे आ रहा था और इतना ऐसा मुड़ के चला गया, तो जितना मुड़ के जाएगा उसी एंगल को क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डेविएशन। दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन। कविता क्लियर है पूरा, देखिए सबको, प्रिया हाँ सर। ठीक। हाँ सर। अब आगे सुनिए, ये जो एंगल ऑफ डेविएशन है इसको हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं इसका फॉर्मूला कितना है, मतलब इसका वैल्यू कैसे निकाला जाएगा, और थोड़ा सा इसको डिफाइन भी करते हैं अच्छा से। तो नीचे हेडिंग लिखिए, स्टार देके एंगल ऑफ डेविएशन लिखिएगा। एंगल ऑफ डेविएशन, डायग्राम तो बना चुके हैं, फिर से नहीं बनाना है। सिंबल क्या है इसका, डेल्टा, दिस इज कॉल्ड डेल्टा, DELTA। ठीक है, देखिए कविता क्या होता है इसका डेफिनेशन। तो इंसिडेंट रे जो ओरिजिनल रास्ता में आ रहा था उससे जितना डेविएट करके वो चला गया उसी एंगल को क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डेविएशन, डिनोटेड बाय द सिंबल डेल्टा। नीचे लिख दीजिए, द एंगल थ्रू विच, समझ समझ के लिखिएगा, द एंगल through which the incident ray deviated, मतलब मुड़ जाता है, DEVIAT, deviated from its original path, such angle is known as angle of डेविएशन। ओरिजिनल पाथ से जितना आपका मुड़ जाता है उसी एंगल को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। नीचे लिख दीजिए, इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा। किससे दिखाते हैं इसको, डेल्टा से। अब सुनिए एक चीज, आप लोग मैथ में पढ़े होंगे कि आपका कोई भी अगर स्ट्रेट लाइन होता है उसमें टोटल एंगल कितना होता है जी, आराध्या, 180 डिग्री। कितना, 180 डिग्री। तो ये जो टोटल एंगल है वो 3 से बना है, आई से, आर से और डेल्टा से। तो हम क्या बोल सकते हैं, आई प्लस आर प्लस डेल्टा इज इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। तो नीचे लिखिएगा कि आई, एंगल आई प्लस एंगल आर प्लस एंगल डेल्टा
दिस मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये तीनों मिला के आपका एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है। अब अगर यहां से हमको डेल्टा निकालना है तो डेल्टा कितना होगा कविता, इन दोनों को उधर कीजिए, 180 डिग्री माइनस आई और माइनस आर, इन दोनों में माइनस कॉमन लिखिए, देयरफॉर डेल्टा विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा, आई प्लस आर। दिस इज द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, याद रखिएगा इसको। 180 डिग्री में अगर आई और आर को जोड़ के घटा दीजिएगा तो क्या निकल जाएगा, टोटल एंगल ऑफ डेविएशन। कविता क्लियर है? ये सब बेसिक चीज है, आराम से आप लोग पढ़ चुके हैं पहले, याद है ना कविता? अदिति देखिए, हाँ अगला सुनिए। अगला जो टॉपिक है वो है आपका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, बोलिए प्रिया, कितना लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होता है? आराध्या, 2 ठो। कितना ठो? 2 ठो। बहुत ही बेसिक है। बोलिए कविता, पहला लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है, याद है? कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। तो लिखिए फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लिखिए आई बराबर आर, जान कि यही होता है ना? लिखिए हाँ सर। हाँ, द एंगल ऑफ इंसिडेंस ब्रैकेट में कर दीजिए आई इज always equal to the angle of reflection R। नीचे लिख दीजिए that is angle I बराबर कितना, एंगल R। दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कौन बोलिएगा जी, बोलिएगा कविता, आराध्या। देखिए सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन 10 में पढ़ाए थे आप लोग को। सुनिए क्या होता है। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोलता है जिस प्लेन सरफेस में, ध्यान से सुनिएगा, जिस प्लेन सरफेस में इंसिडेंट रे और नॉर्मल रहेगा उसी प्लेन सरफेस के ऊपर रिफ्लेक्टेड रे भी लाई करेगा। मतलब रिफ्लेक्टेड रे ऐसा सरफेस से बाहर नहीं निकलेगा और अंदर भी नहीं घुसेगा। जिस प्लेन सरफेस के ऊपर इंसिडेंट रे और नॉर्मल रहेगा, कहां पर, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस में, उसी प्लेन सरफेस के ऊपर आपका रिफ्लेक्टेड रे ऐसे रहेगा, ना तो ऐसे बाहर निकल जाएगा ना तो अंदर घुसेगा। द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन सरफेस। दिस इज कॉल्ड क्या, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लिख दीजिए इसको, द इंसिडेंट रे the reflected ray and the normal कहां पर, at the point of incidence all lie in the सेम प्लेन। सभी क्या होगा, सेम प्लेन के ऊपर आपका लाई करेगा। क्या है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द क्या, सेम प्लेन।